माय डियर फ्रेंड, आज मैं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 11 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन 100 चुनिंदा क्वेश्चंस का एक सेट लेकर आता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम में जो जीके जीएस पूछे जाते हैं, मैंने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये प्रैक्टिस सेट को बनाया है। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको जैवमंडल क्षेत्र दिखाया गया है, एक तरफ आपको संबंधित राज्य दिखाया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अगस्त्यमलाई तमिलनाडु केरल, नीलगिरी तमिलनाडु कर्नाटक केरल, अचानक मार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। आपके सही आंसर हो जाएंगे शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य सभी ऑप्शन सही हैं। अगस्त्यमलाई तमिलनाडु केरल से संबंधित है, नीलगिरी तमिलनाडु कर्नाटक और केरल से संबंधित है, अचानक मार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से संबंधित है। आपको मैं बता दूं, नीलगिरी को विश्व धरोहर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। सही आंसर होगा पहली अनुसूची। भारत और ब्रिटेन के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब आपको कंपैरिजन करना है भारत और ब्रिटेन के संविधान में, फिर बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। दोनों देशों में एकल स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। दोनों देशों में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। दोनों देशों का संविधान लचीला है, नम्य है। सही आंसर होगा दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। ब्रिटेन से ही आप जानते हैं, भारत के संविधान में ब्रिटेन से ही संसदीय प्रणाली को लिया गया है। अगर वहीं सेकंड ऑप्शन की बात करें, दोनों देशों में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है, ऐसा नहीं है। न्यायपालिका की अवधारणा अमेरिका के संविधान से मिलती जुलती है। वहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना का बात किया गया है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सा है? जनता, सांसद, संविधान, कार्यपालिका। आपका सही आंसर हो जाएगा जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता होता है। राजनीतिक सत्ता कहने का मतलब सरकार से है। तो आप जानते हैं, लोकतंत्र भारत में लागू है और लोकतंत्र में जनता का ही शासन होता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन होता है। संसद और विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, किंतु वह संसद और विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। मतलब अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो वह संसद या विधानसभा के पद पर रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, निर्वाचित भी हो सकता है, बट वो कब से संसद और विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। तो पद ग्रहण करने के तुरंत पूर्व से, पद ग्रहण करने के तुरंत बाद से, पद ग्रहण करने की तारीख से, पद ग्रहण करने से 6 माह के अंदर। यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह होगा पद ग्रहण करने की तारीख से वह संसद तथा विधानसभा की सदस्यता को खो देगा। अब संविधान के अनुच्छेद 59(1) में ऐसा कहा गया है कि कोई भी सांसद अथवा विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने की तारीख से संसद और राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा। भारत और अमेरिका के संविधान के विषय में निम्न में से कौन सा प्रावधान एक समान है?
दोनों में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोनों में इकहरी न्यायपालिका पाई जाती है। दोनों के संविधान में 3 सूचियां हैं। संविधान के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। आपको अभी पहला क्वेश्चन जो था वो ब्रिटेन से कंपैरिजन करना था। अभी आपको भारत और अमेरिका के संविधान का कंपैरिजन करके बताना है, तुलना करके बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा संविधान के निर्वचन, संविधान की जो व्याख्या कर, निर्वचन मतलब व्याख्या करना, उसके लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा हमारे संविधान में अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है, मतलब यही ऑप्शन जो है सही है। एकल नागरिकता है ही नहीं, अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है, जबकि भारत में एकल नागरिकता है, इसलिए पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही नहीं होगा। होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? मल्हार राव ने, यशवंत राव ने, दौलत राव ने, अहिल्याबाई ने। सही आंसर होगा मल्हार राव ने होलकर वंश की स्थापना किया था। अब देखिए, होलकर राजवंश की स्थापना करने वाले मराठा शासक थे ये मल्हार राव, जिन्होंने होलकर शासन वंश की स्थापना की थी। और इनका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? मालवा से लेकर पंजाब तक फैला हुआ था। और इनकी मौत के भी बारे में दिया हुआ है, 1766 20 मई के दिन में हुआ था। मतलब मेनली आप समझिए कि होलकर ने वंश की स्थापना मल्हार राव ने किया था, जो एक मराठा शासक थे, और इनका क्षेत्र जो था मालवा से पंजाब तक फैला हुआ था। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वह मुख से ही पाचन होता है, और लार में ही पाया जाने वाला एंजाइम पाचन का प्रारंभ करता है। तो आपको उस एंजाइम का नाम बताना है। टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा टाइलिन एक ऐसा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, और भोजन का सर्वप्रथम पाचन यहीं से प्रारंभ होता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा रेनिन एंजाइम जो है वह दूध को पचाने वाला एंजाइम है। इंसुलिन हार्मोन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है? इंसुलिन हार्मोन, जो कि आप जानते हैं, इंसुलिन हार्मोन का जब कमी हो जाता है तब आपको मधुमेह नामक बीमारी, जिसे आप डायबिटीज कहते हैं, वो बीमारी होती है। तो आपको बताना है इंसुलिन हार्मोन जो है वह कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। 11 अमीनो एसिड, 33 अमीनो एसिड, 51 अमीनो एसिड, 99 अमीनो एसिड। सही आंसर हो जाएगा 51 अमीनो एसिड से मिलकर इंसुलिन हार्मोन बना हुआ होता है। देखिए, मधुसूदनी या इंसुलिन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C45 H69 O14 N11S और 3H2O। यह किसका सूत्र होता है? इंसुलिन का। तो थोड़ा सा टफ है, बट आप फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। आज ना कल किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है इंसुलिन का फॉर्मूला क्या है। और यह कहाँ पे? अग्नाशय यानी पेंक्रियाज के अंतःस्रावी ग्रंथि में लैंगरहैंस की जो बीटा कोशिकाएं होती है उससे स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन। और रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, और इसकी संरचना 51 अमीनो एसिड से मिलकर
बनी होती है। तो यहाँ पे मुख्य पॉइंट आपको इंसुलिन का फॉर्मूला याद करना है, C45H69O14 N11S.3H2O, यह इंसुलिन का फॉर्मूला होता है। यह अग्नाशय के लैंगरहैंस की कोशिका में, लैंगरहैंस की द्वीप जो होती है उसके बीटा कोशिका से निकलती है। इसकी कमी से मधुमेह नामक बीमारी होता है और यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। इसका निर्माण 51 अमीनो एसिड से होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इंसुलिन हार्मोन से थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रोटीन है एमाइड, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन एक तरह का पॉलीपेप्टाइड होता है। भारतीय भोजन में किसकी प्रमुखता होती है? स्टार्च की, प्रोटीन की, वसा की, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा, स्टार्च की प्रमुखता होती है, क्योंकि भारतीय लोग जो है एक खाना में चावल और रोटी इन दोनों को इंक्लूड जरूर करते हैं और ये दोनों कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, यानी स्टार्च की मात्रा जो होती है इनमें काफ़ी होती है। तो आपको यही तो क्वेश्चन था, भारतीय भोजन में किसकी प्रमुखता होती है? तो स्टार्च की प्रमुखता होती है। शहद का मुख्य घटक क्या है? आपको ये बताना है। तो शहद का ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा, शहद का जो मुख्य घटक है वह फ्रक्टोज है। और वहीं पे अगर लैक्टोज की बात करें तो दूध में जो प्रोटीन या पाया जाता है, दूध में जो पदार्थ पाया जाता है उसको हम लोग लैक्टोज कहते हैं। ग्लूकोज हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का निर्माण होता है। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। उपापचयी क्रियाएं जो भी हमारे शरीर में प्रजनन, ये सारी क्रियाएं, जो भी जैविक क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करने वाली क्रिया को ही उपापचयी क्रिया कहते हैं। और इसमें मतलब किस खाद्य पदार्थ कौन सा है जो उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। सही आंसर होगा विटामिन। यह हमारी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ है। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। किस चीज़ से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है? सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। जो आप फैट, घी, तेल, ये सभी चीज़ों में फैट पाया जाता है, जबकि अगर बात करें चावल, रोटी, ये सभी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है और इन्हीं से हमें ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है और वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:2:3, 1:2:1, 1:2:2 या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा 1:2:1। आप ज़रा देखिए कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो C में 6 है, H में कितना है? 12 है और C6H12O6। तो अगर आप इसको मतलब 6 से सबको डिवाइड कर देंगे तो 1:2:1, यानी 1:2:1। इसी अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन बस घुमाने का तरीका है। अगर आपसे सीधा पूछा जाता कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बता सकते थे, लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, तो 1:2:1। ब्लैक हिल किस देश में है? कनाडा, अमेरिका, भारत, रूस।
सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, यहाँ पे ब्लैक हिल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? लाइमस्टोन से, जिप्सम से, रॉक फॉस्फेट से, एस्बेस्टस से। सही आंसर हो जाएगा जिप्सम से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, यह फॉर्मूला होता है जिप्सम का। वहीं पे अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, CaSO4 इंटू 2H2O, यह जिप्सम का फॉर्मूला होता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, CaSO4 इंटू हाफ H2O, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला से ही पता चलता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही बनाया जाता है। निम्न में से सर्वाधिक घनत्व वाली धातु कौन सी है? यहाँ पे जो 4 चीज़ें दी गई है उसमें ही आपको बताना है कि इन सभी में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है। पारा, सोना, चांदी, लिथियम। आपके सही आंसर हो जाएंगे सोना। इसमें से सर्वाधिक घनत्व वाली धातु जो है वह सोना, औरम इसे कहा जाता है। इसका प्रतीक जो होता है Au होता है, इसका सिंबल Au होता है। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? हवाई द्वीप को, लक्षद्वीप को, आइसलैंड द्वीप को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखियों की संख्या काफ़ी है, इसीलिए इसे फायर आइलैंड या अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। एड्स रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, हृदय, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा प्रणाली। जब एड्स का वायरस शरीर में जाता है, जिसे हम HIV वायरस बोलते हैं, तो उस वायरस के शरीर में एंट्री करने के फलस्वरूप हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वह कमज़ोर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है और इसीलिए एड्स रोगी की मृत्यु हो जाती है। एड्स का फुल फॉर्म भी एक्यूट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की को, पुर्तगाल को, जर्मनी को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। पीत आतंक से किस देश को संबोधित किया गया है? फिलीपींस, मलेशिया, जापान, इनमें से कोई नहीं। किसे पीत आतंक के नाम से जाना जाता था? सही आंसर होगा जापान को पीत आतंक के नाम से जाना जाता था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सोशलिज्म, इस वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, जॉन अब्राहम ने, रॉबर्ट ओवेन ने, इनमें से कोई नहीं। आपके सही आंसर होंगे रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। शेक्सपियर की रचना है, आपको बताना है कौन सी शेक्सपियर की रचना है। यह इंग्लिश पोएट्री के एक महान रचनाकार थे। द प्रिंस, रोमियो एंड जूलियट, वेल्थ ऑफ नेशन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा रोमियो एंड जूलियट, यह जो है शेक्सपियर की रचना है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान, इब्राहिम लोदी, गाजी मलिक, इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर हो जाएगा खिज्र खान। अगर आपको सैयद वंश, लोदी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, ये जो 5 डायनेस्टी हमारे दिल्ली सल्तनत में आते हैं उसके बारे में फुल डिटेल में जानना हो तो आप हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से दिल्ली सल्तनत का 2 वीडियो है, उन दोनों वीडियो को आप देख सकते हैं। चेरुथनी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार, पंपार, भवानी, काबिनी। चेरुथनी बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा पेरियार नदी पर चेरुथनी बांध स्थित है और यह नदी केरल में बहती है। पेरियार नदी, चेरुथनी बांध पेरियार नदी पर 130 किलोमीटर का जो ग्रेविटी वाला बांध है वह बांध है, ग्रेविटी बांध है। और यह फॉकलैंड धारा जो है इडुक्की केरल में अवस्थित है और यह पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती है। पेरियार नदी केरल में पश्चिमी घाटी से निकलकर जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है वहाँ से निकलकर यह अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज। सही आंसर हो जाएगा चेनाब। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वह चेनाब नदी पर स्थित है। तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। सही आंसर होगा सिक्किम में तिस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है। किस राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी परियोजना स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। 5 मेगावाट की एक छोटी सी हाइड्रो प्रोजेक्ट परियोजना है और जिस नदी पर है उसे सुइल नदी कहा गया है और सुइल नदी रावी की एक सहायक नदी है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी, सुइल नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो आप याद रखिएगा यह रावी की सहायक नदी है। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा शपथ और प्रतिज्ञान से। जो भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जितने भी होते हैं उन सभी का शपथ ग्रहण की जो चर्चा की गई है वो भारतीय संविधान के 3री अनुसूची में किया गया है। वहीं पे 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान में निम्न में से किस पद का उल्लेख नहीं है? प्रधानमंत्री के पद का, उपराष्ट्रपति के पद का, राष्ट्रपति के पद का या फिर उप प्रधानमंत्री के पद का। सही आंसर होगा उप प्रधानमंत्री के पद का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री का पद गृह मंत्री के ही पद को माना जाता है। हमारे पहले उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राज्य विधान परिषद का सभापति किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल ही होता है। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना जाता है, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ विधान परिषद की। विधानमंडल राज्य में जिस तरह से केंद्र में संसद होता है उसके 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह से राज्यों में विधानमंडल होता है। विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद।
तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा अपने ही बीच से चुना जाता है। जबकि अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है? सार्वजनिक संस्थान समिति, प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा लोक लेखा समिति। इसे हम PAC के नाम से जानते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति की बात करें तो संविधान की सबसे बड़ी समिति जो है वह प्राक्कलन समिति है और प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को जांच करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑडिट का काम करते हैं कि सरकार ने जो खर्च कहा है उसमें किस तरह से वो खर्च किया गया है, इसका ब्यौरा रखते हैं। और वो जब रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं तो उसकी जांच संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है। वह समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति होता है। अगर आपको समितियों के बारे में या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में फुल डिटेल में जानकारी लेना हो तो आप मेरे इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके इन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिसमें मैंने फुल डिटेल से कवर किया है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 5 to 9, आर्टिकल 9 to 13, आर्टिकल 17 to 21, आर्टिकल 14 to 18। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें समानता का अधिकार है और वह 14 से 18, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक दिया गया है। इसमें से मैं मुख्य बताता हूँ, 17 जो है वह अस्पृश्यता का अंत है, 18 जो है वह उपाधियों का अंत है, 16 जो है वह अवसर की समानता है। जो भी नियोजन व्यवस्था होती है देश में उसमें सभी को समान अवसर दिया जाए, इसकी बात करता है। तो समानता का अधिकार कितना से कितना अनुच्छेद में है? 14 से लेकर 18 अनुच्छेद के बीच में दिया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा में ही अपने बीच से ही एक आदमी को अध्यक्ष पद दिया जाता है। नॉर्मली उन आदमी को अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है जिनका कार्यकाल लंबा होता है या जिन्होंने बहुत वर्षों तक सांसद के रूप में लोकसभा में कार्य किया है। वरिष्ठतम सदस्य को ही लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अभी हाल में आपको पूछा गया है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। आप 24 से कंफ्यूज मत होइए, पहले 24 ही उच्च न्यायालय थे, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में एक नए उच्च न्यायालय का गठन किया गया है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का। इस तरह से अभी भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन है। ऐसा किसने कहा था कि राज्यपाल मतलब इसका मतलब हुआ कि पूरे सुख सुविधा में जीने वाला एक इंसान एक चिड़िया है, बट उसे आज़ादी ज़्यादा नहीं है। तो राज्यपाल के बारे में ऐसा किसने कहा था? श्री प्रकाश, सरोजनी नायडू, धर्मवीर, GD तपासे। सही आंसर होगा सरोजनी नायडू ने कहा था। सरोजनी नायडू
भारत के किसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश के सबसे पहली महिला राज्यपाल बनने वाली है और वहीं पे सबसे पहला महिला मुख्यमंत्री भी बनी है सुचेता कृपलानी। आप इन दोनों नाम को याद रखिएगा। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। तो सरोजिनी नायडू ने ही कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, संसद को, भारत का उच्चतम न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय जो होता है वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है उसका निपटान करता है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मैत्रेयनाथ, माधवाचार्य, रामानुज, नागार्जुन। आप इसे शून्य के आविष्कारक से कंफ्यूज मत कीजिएगा। यह एक सिद्धांत है, शून्यवाद का सिद्धांत, धर्म से संबंधित। तो यहाँ पे आपका सही आंसर टिक नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा वो नागार्जुन होगा, जबकि शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था। पंजशीर घाटी स्थित है लेबनान में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी स्थित है। इन नगरों में से किस एक के निकट पलिताना मंदिर स्थित है? भावनगर, माउंट आबू, नासिक, जलगांव। पलिताना मंदिर यह किसके नज़दीक स्थित है? तो भावनगर के नज़दीक स्थित है। यह गुजरात का एक शहर है, एक कस्बा है जहाँ पे पालिताना मंदिर स्थित है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, मथुरा में, हैदराबाद में, वाराणसी में। सही आंसर होगा वाराणसी में संत कबीर का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि इनके जन्म और जाति के संबंध में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। कोई इन्हें जुलाहा कहता है, कोई इन्हें मुस्लिम कहता है। तो मैंने भी जो ये डेट बताया है 1398 ईस्वी, यह अनुमानित डेट है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, संत कबीर का जन्म। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में। पवनार आश्रम कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा महाराष्ट्र में पवनार आश्रम स्थित है। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? किस भारतीय अधिनियम के तहत द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? भारतीय अधिनियम 1919, भारतीय अधिनियम 1861, भारतीय अधिनियम 1858 या फिर 1870? किसके तहत द्वैध शासन की स्थापना किया गया था? सही आंसर होगा 1919 ईस्वी में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक, अकबर, बिंबिसार, कलिंग। आपका सही आंसर होगा अशोक ने सारनाथ के स्तंभ का निर्माण करवाया था। और सारनाथ बुद्ध से भी संबंधित है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। यह वाराणसी से लगभग
20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसके लेखक कौन थे? मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, सर सैयद अहमद खान, अबुल कलाम आज़ाद। आपका सही आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। इन्होंने ही लिखा था ये जो सॉन्ग था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक। भू राजस्व की दर किसके काल में सबसे ज़्यादा थी? सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ज़्यादा थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार के नियमन के लिए कानून बनाए थे पहली बार, और इसी के शासनकाल में भू राजस्व की दर भी ज़्यादा थी। आपको अगर इसके बारे में फुल डिटेल जानना है खिलजी वंश के बारे में, तो आप मेरे वीडियो को देखिए, वहाँ पे मैंने बताया है कि इसने बाज़ार को क्यों नियंत्रित किया था, फिर भू राजस्व की दर को क्यों बढ़ाया था, और इसका मेन कारण था, इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। यह विश्व विजय का सपना यह भी देखता था। इसके लिए सैनिकों की आवश्यकता ज़्यादा थी, और सैनिकों में सबसे पहले उसे भोजन और उसे जो मतलब उसे सैलरी के रूप में जो भी चीज़ दिया जाना था, इन दोनों ही के कारण इसने भोजन की उपस्थिति को अच्छा बनाने के लिए बाज़ार पे कंट्रोल किया और राजस्व दर को बढ़ाया था। राज खजाना रहेगा तभी तो वह सैनिकों पे व्यय कर पाएगा, तो यही कारण था। वैसे आप वीडियो में फुल डिटेल आप उसमें देख सकते हैं, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में वीडियो है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1972 में, 1974 में, 1975 में, 1970 में। सही आंसर हो जाएगा 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, कुशीनगर, बोध गया। सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। जबकि जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन हैं? डॉक्टर राजा रमन्ना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर चिदम्बरम। परमाणु ऊर्जा आयोग के जनक कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। इन्होंने नाभिकीय विखंडन में अनियंत्रित जो अवक्रिया होती है उसको पता लगाया था, और इन्हें ही पहला परमाणु ऊर्जा आयोग का पहला अध्यक्ष भी आपको अगर पूछा जाए तो वह भी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इस विज्ञान केंद्र की स्थापना भी की थी। पूर्व का मोती या रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है? जापान, चीन, श्रीलंका, भारत। सही आंसर होंगे श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर प्राकृतिक धरोहर सूची में कौन सा वन शामिल है? घाना पक्षी अभयारण्य, फुलवाड़ी की नाल, सीता माता अभयारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान। आपका सही आंसर होगा घाना पक्षी अभयारण्य। इसे केवलादेव
उद्यान भी कहा जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है। इसके अलावा भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी भी इसे कहा जाता है, चूँकि यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। तो घाना पक्षी अभयारण्य या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। सन 2011 में कौन सी राष्ट्रीय जनगणना हुई थी? आपको नंबर बताना है। राष्ट्रीय जनगणना हर 10 साल पे होता है। 15वीं, 12वीं, 16वीं, 14वीं। 2011 की जो जनगणना थी वह कितने नंबर की जनगणना थी? सही आंसर होगा यह 15वें नंबर की राष्ट्रीय जनगणना थी, 2011 की जनगणना। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? चौधरी खलीक उज जमन, मजलूल हक, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। सही आंसर होगा चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपिता के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। खो खो के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 10, 11, 12। सही आंसर होगा 9 खिलाड़ी खो खो के एक टीम में होते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1941, 1951, 1961 या 1971? सही आंसर होगा 1961 में। नाम नन अलाइड मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? जैसलमेर, जयपुर, केरल, कोलकाता। सही आंसर होगा जैसलमेर में पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय बनाया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने या फिर सिकंदर लोदी ने? सही आंसर होगा इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। इसने ही अलाई दरवाज़ा का भी निर्माण प्रारंभ करवाया था, पूछा जाता है एग्जाम में। और कुतुब मीनार का कार्य जो पूरा किया था वह इल्तुतमिश ने किया था। भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? 1828 में, 1829 में, 1831 में, 1835 में? 1829 में सती प्रथा को बंद करवाया गया था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन रहा है? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या गौड़ी? सही आंसर होगा तुगलक वंश का शासन सबसे लंबी अवधि तक रहा है। आप मुझे बताइए तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहा है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहा है। व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे अधिक व्यस्ततम महासागर कौन सा है? उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर? सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर। आपने देखा होगा जब मैप को आप देख रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दिख रहा होता है। उसके बाद में एक पानी का क्षेत्र दिखता है मैप में। उसके बाद फिर इधर यूरोप, अफ्रीका और एशिया आपको दिखता है। तो जो बीच में आपको पानी का क्षेत्र दिखता है वह अटलांटिक महासागर है।
और अटलांटिक महासागर जो है यही सबसे जो व्यस्ततम महासागर है वह अटलांटिक महासागर है। नौसेना की दृष्टि से, मतलब नौ परिवहन की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम जो महासागर है वह अटलांटिक महासागर है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1767 में, 1784 में, 1799 में, 1882 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 12 के साथ कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ को भी देखिए, या आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि प्रतिदिन आया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।